कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है, पहले तो मुझे इसका थीम समझना है। करेक्ट, AS7 का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से है, लेकिन इसका थीम क्या है, इसका क्रक्स क्या है, ये हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। क्रक्स को मालूम करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहां पर जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखें। करेक्ट, अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मैंने लिखा है, मान लेते हैं कि 1/4/2021 को हमने कोई प्रोजेक्ट लिया, हम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, यानी कि हम लोगों से प्रोजेक्ट लेते हैं और उनके लिए बिल्डिंग्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्टेडियम्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। करेक्ट, याद रखें कि AS7 जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के पर्सपेक्टिव से है, कॉन्ट्रैक्टी से नहीं है। जिस पार्टी का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो पार्टी हमें कॉन्ट्रैक्ट देती है उसको कॉन्ट्रैक्टरी कहते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं। ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स के पर्सपेक्टिव से है, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं मान लेता हूं कि 1/4/2021 को हमें कोई प्रोजेक्ट मिला, हमने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। तुम्हें मालूम है कि जब खास तौर से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, रोड्स के कंस्ट्रक्शन का और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो डैम्स हो, चाहे हाइडल पावर स्टेशन हो, जब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का खास तौर से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जाहिर है कि उसके कंप्लीट होने में कुछ वक्त लगेगा। इट विल कंज्यूम ए ह्यूज अमाउंट ऑफ व्हाट वी कॉल टाइम पीरियड। मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 21 को स्टार्ट हुई, पहला साल हमारा खत्म हो गया, 23 को दूसरा साल खत्म हो गया, 24 को तीसरा साल खत्म हो गया, और मान लेते हैं 25 को फिर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो गया। तो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का बेसिकली थीम क्या है? थीम ये है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके आगाज से लेकर के अंत तक, यानी कि आज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तो उसके कंप्लीट होने में काफी लंबा वक्त लगता है और कई फाइनेंशियल ईयर्स ओवरलैप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल ये ओवरलैप हो गए। तो समस्या ये आती है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर ओवरलैप हो गए, इन ओवरलैप्ड फाइनेंशियल ईयर में हम अपने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इन इश्यूज के लिए ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड का थीम अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड का थीम बेसिकली क्या है, मैंने यहां लिखा भी हुआ है, सिंस द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एज आई टोल्ड यू रिक्वायर ए ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम फॉर देयर कंप्लीट कंप्लीशन और देयर अल्टीमेट कंप्लीशन, तो प्रॉब्लम अराइजेस विद रिस्पेक्ट टू द रिकग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ड्यूरिंग द ओवरलैप्ड अकाउंटिंग पीरियड। तो ओवरलैप्ड अकाउंटिंग पीरियड में हम किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, इस संदर्भ में ये स्टैंडर्ड जो है हमें कुछ गाइडलाइंस देता है। नियर अबाउट हमने 23 केस स्टडीज कवर करनी है। थोड़ा लंबा स्टैंडर्ड है। लंबा स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि हमने हर चीज को कवर करना है। कहने के लिए तो हम इसको 5 मिनट में भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन हर चीज को कवर करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और पेशेंस के साथ आगे सुने। अब आपको ये तो पता लग गया कि इसका बेसिकली थीम क्या है। बाद में हम देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको दो टाइप्स में, दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में बांटा जाता है। एक तो हम कहते हैं फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और एक हम कहते हैं कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये फिक्स्ड प्लस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, इसको समझाने के लिए भी मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट रिजॉर्ट सेंटर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर्स है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया टूरिस्ट रिजॉर्ट सेंटर बनाने का। प्रोजेक्ट क्या है? टूरिस्ट रिजॉर्ट सेंटर बनाने का, और ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड हुआ 100 लाख का। Correct. However, it contained an escalation clause that if the prices over the period would increase, then contract price shall be increased by same margin. वैसे तो हमने जब कॉन्ट्रैक्ट लिया तो कॉन्ट्रैक्टी पार्टी ने कहा कि हम आपको 100 लाख देंगे। बेसिकली ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टी पार्टी आपको क्लियरली मेंशन कर देगी कि कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने के बाद हम आपको कितना प्राइस देंगे। लेकिन जनरली जो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्टी पार्टी से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस दौरान, यानी कि कंस्ट्रक्शन के पीरियड के दौरान अगर प्राइसेस वगैरह कुछ राइज होंगे, लेट अस से प्राइसेस अगर 10% से राइज होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी हम 10% से बढ़ा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्ट्रैक्ट में मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंक्रीज ओवर द पीरियड बाय 10%। तो बताओ इस केस में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें कितना मिलेगा? 100 लाख तो पहले से ही एग्रीड था, प्लस 10% 110 लाख। यानी कि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, हालांकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लॉज जो है वो ऐड करा जाता है।
उसके बाद होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी को ये कहते हैं, भाई कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में जितना भी हमारा खर्चा आएगा, मान लेते हैं 100 लाख का हमारा खर्चा आया, तो हम कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी को कहेंगे कि भाई आप इसमें कुछ परसेंटेज ऐड कर करके हमें प्राइस दे दो, लेकिन ये जो परसेंटेज है ये पहले से ही तयशुदा होगी। यानी कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी हमारे खर्चे को देगी और उसमें कुछ मार्जिन ऐड करके के देगी, और ये मार्जिन जो है वो पहले से ही डिसाइड हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, VLX इंडिया लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज फॉर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, और आगे कहता है एज पर द एग्रीमेंट द कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी वुड पे द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल टू द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्लस 20% मार्जिन। यानी कि कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी कह रही है कि भाई आपका जितना भी खर्चा लगेगा, मान लेते हैं खर्चा 100 लाख का लग गया, हम एक तो वो आपको देंगे और प्लस हम उसमें 20% ऐड कर करके आपको दे देंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 120 लाख देंगे। ये कोई बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है, ये आपके लिए आसान सा पॉइंट है। अब आते हैं आगे की तरफ। मेन जो एरिया है वो है रिकग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को किस तरीके से रिकग्नाइज करा जाता है, वही हमने इसमें मेन देखना है। अब देखो यहां बच्चों को ना, कई बार बच्चे पढ़ते भी है इस चीज को, लेकिन कई बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए ध्यान रखना है यहां पर। रिकग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, या टू सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को रिकग्नाइज करेंगे। पहली सिचुएशन तो ये है कि व्हेन आउटकम ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी एसर्टेन्ड रिलायबली। इसका मतलब है कि जब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसी दिन मैं इस पोजीशन में हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने का नतीजा क्या निकलेगा, फाइनल आउटकम क्या निकलेगा, उसको मैं इसी दिन एस्टिमेट कर सकता हूं। पहली सिचुएशन है, देखो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को रिकग्नाइज करने में दो सिचुएशन आती है और उसके हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और रेवेन्यू रिकग्नाइज होते हैं। सिचुएशन 1 है कि जब आप यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स, जब आप इस पोजीशन में हैं कि आप एस्टिमेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल रेवेन्यू पहले दिन ही, यानी कि जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसी दिन यू आर इन ए पोजीशन टू एस्टिमेट द फाइनल आउटकम। तो अगर आप फाइनल आउटकम मेजर कर सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि कुछ रूल्स है, उसके हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को रिकग्नाइज करते हैं। एक तो ये सिचुएशन होगी, हम बाद में देखेंगे इसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड चलता है। उसके अलावा दूसरी सिचुएशन होती है जब आप पहले दिन, जिस दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला उस दिन आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप फाइनल आउटकम पता कर सके, तो तब हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। तो ये दो सिचुएशन के हिसाब से रेवेन्यू रिकग्नाइज होता है। तो मैंने कहा बहुत से बच्चे इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अब पॉइंट ये है, पहले पॉइंट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि मैंने सेक्शन 1 में लिखा भी है। व्हेन आउटकम ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। इसका मतलब है आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है कि 10 साल के बाद जो है कंप्लीट होगा, लेकिन जिस दिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला उस दिन मैं इस पोजीशन में हूं, मान लेते हैं उस दिन मैं इस पोजीशन में हूं, किस पोजीशन में हूं कि मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है मुझे 1000 लाख रुपीस मिलेंगे, यानी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 1000 का होगा और मैं अपनी कॉस्ट को भी एस्टिमेट कर सकता हूं। मान लेते हैं मुझे लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में टोटल खर्चा जो है 900 लाख का लगेगा, तो 100 लाख का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं पहले दिन, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का तो हमें पता होता ही होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम अपनी कॉस्ट का फुल फ्लेड्ज एसेटलमेंट कर सकते हैं तो हम इस पोजीशन में होंगे कि फाइनल आउटकम को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो फाइनल आउटकम को एस्टिमेट करने का मतलब है जिस दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला उसी दिन यू आर इन ए पोजीशन टू एस्टिमेट व्हाट विल बी फाइनली द व्हाट वी कॉल रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। इट कुड बी लॉस और इट कुड बी प्रॉफिट, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बात समझ में आ गई? तो जब आप फाइनल आउटकम निकाल सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिकग्नाइज करने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और रेवेन्यू को रिकग्नाइज करने के लिए हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज करते हैं। और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड सभी को मालूम है, मेरे कुछ खास बताने लायक नहीं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि मेरी टोटल कॉस्ट अभी तक कितनी लगी है, जिसको तुम कॉस्ट अप टू डेट भी कहते हो। सपोज कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का है, सिंप्लिसिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का है और अभी पहला साल खत्म हो गया है,
पहले साल तक आपका कुछ खर्चा लग चुका होगा, इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट इनकर्ड या कॉस्ट टिल डेट या कॉस्ट अप टू डेट, नंबर वन। और जैसा कि मैंने कहा, हम इस पोजीशन में हैं कि हम फाइनल कॉस्ट भी पता कर सकते हैं। इसका मतलब इतना खर्चा तो लग चुका है और मुझे यह भी मालूम है कि फर्दर कॉस्ट कितनी लगेगी, यानी कि मुझे अपनी टोटल कॉस्ट का पता है। तो जितनी भी कॉस्ट अभी तक लग चुकी है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल कॉस्ट से, और टोटल कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फर्दर कॉस्ट। जितना खर्चा अभी तक लग चुका है और जितना और लगेगा उसको मैं मिला दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट इनकर्ड को मैं टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर दूंगा और 100 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा, तो मुझे पता लग गया परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, जिसको आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो आपको यह पता लग गया, सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं आपको ऐसा लगा कि 83% काम पूरा हो गया है, तो जाहिर है इसका मतलब आप 83% अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आप कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा और जो भी आपकी ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होगी उससे मल्टीप्लाइड कर देना, आपको पता लग जाएगा कितना रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज करना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी रिकॉग्नाइज करेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है, जितनी भी आपकी अभी तक खर्चा लग चुका है उतना ही खर्चा आप इस साल पहले साल में रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट कितना होगा? कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जितना आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा है उसमें से जितनी कॉस्ट रिकॉग्नाइज करी है उसको आप माइनस कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि पहले साल में आपने कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है। Is it clear to you or not? Now let's have a look over one simple question before we move to little bit higher level. आपको मालूम है हम बड़े स्क्रैचेस से स्टार्ट करते हैं, तो यहां पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैं बार बार आपसे यह भी कह रहा हूं कि नोट्स जल्दी से जल्दी और जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करें। अब जो पहला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेटिव केस स्टडी 1.1 कहता है बेस्ट वर्क्स लिमिटेड अंडरटोक ए कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट रिजॉर्ट सेंटर एट ए टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 150 लाख। लीजिए जी, हमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि उसका प्राइस कितना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टी पार्टी ने क्या वादा करा है, कितना पैसा वो हमें देगी? 150 लाख रुपए देगी। प्रोजेक्ट क्या है? हम उनके लिए टूरिस्ट रिजॉर्ट सेंटर बनाएंगे। बेस्ट वर्क्स लिमिटेड कौन है? वो कॉन्ट्रैक्टर्स है, करेक्ट। फिर कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड एट 120 लाख। क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का जो खर्चा आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा 120 लाख आएगा। इसका मतलब क्या है? जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया तो आपको पता है कि आपको 150 लाख रुपए मिलेंगे और आपको मालूम है कि आपका खर्चा 120 लाख का होगा। इसका मतलब है फाइनल आउटकम आप पहले पता कर सकते हैं। यह मतलब होता है व्हेन फाइनल आउटकम कैन बी असेस्ड। इसका मतलब यू आर इन ए पोजीशन टू एस्टिमेट द फाइनल आउटकम। वो एक अलग मैटर है कि फाइनली वो आउटकम अलग हो सकता है, वो दैट्स ए डिफरेंट मैटर, लेकिन आप पहले दिन एस्टिमेट कर सकते हैं। नंबर वन, टोटल खर्चा तुम्हें दिया हुआ है। फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर इट हैज इनकर्ड ए कॉस्ट ऑफ 40 लाख। तो वो कहता है अभी पहले साल तक हमने 40 लाख रुपए का खर्चा कर दिया है। 40 लाख का खर्चा कर दिया है, इसका मतलब 80 लाख का खर्चा और होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो 120 लाख की है। अब वो कहता है इट हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 35 lakhs फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को कहते हैं भाई जैसे जैसे काम पूरा होता रहेगा उसके अगेंस्ट आप हमें कुछ पेमेंट करते रहना। तो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी ने हमें 35 लाख दे दिए हैं, लेकिन इस चीज का कोई यूज नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने में। आइए अब इसको देखें, ये आप 2 मिनट में वैसे खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, मेरे कराने लायक इसमें कुछ नहीं है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपने लिखी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपने लिखी, नंबर वन। इन दोनों को अच्छी तरह नोट करने के बाद अब आपने ये देखा कि टोटल खर्चा अभी तक पहले साल तक कितना हो गया, 40 लाख का हो गया। अब मैं आपसे पूछूं स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, तो आप 1 मिनट में बता देंगे। कुल खर्चा 120 लाख का है और उसमें से 40 लाख का खर्चा हमने कर दिया है, तो इसका मतलब स्टेज ऑफ कंप्लीशन 1/3 या 33.33% है। आप परसेंटेज में भी कंप्यूट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो 1/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। तो कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? 150 लाख रुपए टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। 1/3 काम आपका पूरा हो गया है, तो 50 लाख रुपए आप रिकॉग्नाइज करेंगे, नंबर वन। और आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इस साल कितना रिकॉग्नाइज हो जाएगा? 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज करा। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अभी तक खर्चा 40 लाख का लगा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 40 लाख की रिकॉग्नाइज होगी। इसका मतलब 10 लाख रुपए जो हैं वो हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट के रूप में फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद इलस्ट्रेटिव केस स्टडी 2, अभी मैंने सिंपल केस स्टडी से पहले स्टार्ट करी है, धीरे धीरे हम इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी यही है कि कोई कंपनी है
और उन्होंने एक टूरिस्ट रिजॉर्ट सेंटर बनाने का हिमाचल प्रदेश के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया 500 लाख का। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी है कि आप हमारे लिए एक टूरिस्ट रिजॉर्ट सेंटर बनाएं। टूरिस्ट रिजॉर्ट सेंटर आप बना देंगे तो हम आपको 500 लाख रुपीस दे देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 500 लाख की है। अब क्वेश्चन इसमें आगे क्या कहता है, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ 100 लाख हैज बीन इनकर्ड। अभी पहला साल खत्म हुआ है और कॉस्ट अप टू डेट अभी तक खर्चा जो है 100 लाख रुपए का हो चुका है, क्वेश्चन कहते हैं। फिर कहते हैं कंपनी एस्टिमेट्स दैट फर्दर कॉस्ट ऑफ 300 लाख शैल बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट सॉरी। अब 100 लाख का खर्चा हो चुका है और फर्दर कॉस्ट, वो कहता है फर्दर कॉस्ट 300 की और लगेगी। इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 400। इसका मतलब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, वी आर इन ए पोजिशन टू एस्टिमेट द फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम का मतलब क्या हो गया, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और उसमें से हमने टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस कर दी। तो इसका मतलब फाइनल आउटकम जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो हमें लगता है कि 100 लाख का हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि अभी तक खर्चा 100 लाख का है और टोटल कॉस्ट 100 की है, करेक्ट। तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड 100 लाख है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और कॉस्ट इनकर्ड, जैसे कि मैंने बताया, कॉस्ट इनकर्ड हमारी कितने लाख रुपए की हो चुकी है, इस केस में 100 लाख का टोटल खर्चा हो चुका है और 100 लाख का बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 100 लाख हैज बीन इनकर्ड और 300 हमें ऐसा लगता है कि और खर्चा होगा। तो 100 तो अभी तक खर्चा हो चुका है और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। और 25% जो आपका रेवेन्यू है उसका आप रिकग्नाइज कर लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट 100 की रिकग्नाइज करेंगे और 25 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस पॉइंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। अभी याद रखें, अभी हमारा वही टॉपिक चल रहा है, व्हेन फाइनल आउटकम कैन बी नोन। अब फाइनल आउटकम कैन बी नोन के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो पहले दिन मैंने कहा एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि कितना रेवेन्यू हमें हासिल होगा। ये तो खैर हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है, तो हमें बेसिकली कॉस्ट को देखना होता है। अब अगर मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं एस्टिमेट कर सकूं कि कॉन्ट्रैक्ट के फाइनल होने पर या अल्टीमेट कंप्लीट होने पर इतना खर्चा आएगा, तो इसका मतलब है मैं फाइनल आउटकम पता कर सकता हूं, उसको पता करने में सक्षम हूं। अभी तक तो हम प्रॉफिट देख रहे थे। कभी कभी क्या होता है, जब हम फाइनल आउटकम कंप्यूट करते हैं तो हमें लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने पर हमें लॉस होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने पर लॉस होगा। ऐसे केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 7 जो है, और खासतौर से उसका पैराग्राफ 35 ये कहता है कि अगर आपको ये लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने पर लॉस होगा, मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के बाद कंप्लीट होगा, तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर फाइनल आउटकम लॉस है तो उस लॉस को आपने पहले साल में पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज करना है। बात समझ में आ गई। जबकि प्रॉफिट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर फाइनल आउटकम प्रॉफिट है तो हम उसमें प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ही रिकॉग्नाइज करते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन लॉस में होगा तो हमें पूरा लॉस रिकॉग्नाइज करना होगा। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहते हैं, एक कंपनी टूक ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कंपनी ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया 100 लाख का। कितने का लिया, 100 लाख का, इन जनवरी 2006। हालांकि मेरे नोट्स में इतनी पुरानी डेट होती नहीं, चलो अब जनवरी 2006 यहां पर लिखा हुआ है। इट वॉज फाउंड दैट 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 92 लाख ऑन द क्लोजिंग डेट, दैट इज 31/3/2007। कॉन्ट्रैक्ट हमने जो लिया है, आप ध्यान रखें इस बात का कि कॉन्ट्रैक्ट हमने 1/1/2006 को लिया है। अब कहता है जब हम ईयर के एंड में पहुंच गए, 31/3/2007 उसने दिया ईयर का एंड, तो जब हम ईयर के एंड में पहुंचे, फर्स्ट ईयर के एंड में, वो कहता है कि हमारा खर्चा अभी तक 92 लाख का हो चुका है, कॉस्ट इनकर्ड, यानी कि अभी तक कॉस्ट इतनी लग चुकी है। और क्वेश्चन में वैसे उसने तुम्हें दे ही दिया कि 80% काम आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे कहता है कंपनी एस्टिमेट्स फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 23 लाख फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। यहां तक। अब उसके बाद कहता है कॉन्ट्रैक्ट के फाइनल कंप्लीशन में हमें लगता है कि 23 लाख का खर्चा अभी और होगा, यानी कि मैं 92 लाख और 23 लाख को मिला दूं तो टोटल कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मैंने आपको बताया कि 100 लाख का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। जरा इन पॉइंट को देख करके मुझे ये बताओ, इन पॉइंट को देख करके मुझे ये बताएं कि क्या आप पहले दिन फाइनल आउटकम निकाल सकते हैं। देखें, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है, 100 लाख है। उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा,
टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट आपने अभी तक कितनी इनकर करी है। कॉस्ट आपने अभी तक 92 लाख की इनकर करी है, करेक्ट। और फर्दर एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में 23 लाख का खर्चा और होगा। इसका मतलब मैं इसको अगर ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 550, मेरे ख्याल से तो इतना आ रहा है 115 लाख। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तो मुझे मिलेगा 100 लाख और कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने तक मेरा खर्चा आएगा 115। इसका मतलब मैं फाइनल आउटकम एसेस कर सकता हूं, नंबर 1। लेकिन अब की बार जो फाइनल आउटकम है मेरी निगाहों में लॉस है। बिकॉज ये लॉस है तो मुझे पहले साल में इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। अब रिकग्नाइज करने का तरीका क्या है? तरीका ऑलमोस्ट वही है जो मैं आपको बता रहा था, आपने उसी तरीके से मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। 92 लाख का आपका खर्चा लग चुका है। 1 लाख अभी अभी मैंने बताया आपकी टोटल कॉस्ट, जो खर्चा अभी तक लग चुका है 92 लाख, उसको मैं टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर दूंगा तो 80% आ रहा है। वैसे क्वेश्चन में उसने दे ही दिया था कि 80% काम कंप्लीट हो चुका है। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आप नॉर्मल तरीके से रिकग्नाइज करें। देखो मैंने यहां लिखा है रिकग्नाइजेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में कितना रिकग्नाइज करूंगा? 100 लाख इंटू 80%, क्योंकि 80% काम हो गया। तो 80 लाख रुपीस में रिकग्नाइज करूंगा। ध्यान से समझें, सपोज मैं इस साल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता हूं, वो तो आपको मुझसे बनाना ज्यादा बेहतर आता है क्योंकि कॉस्टिंग आपने करी हुई है और मैंने किसी जमाने में करी थी। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 80 लाख। जब मैं इस साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा फर्स्ट ईयर का, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्रेडिट पे लिखूंगा। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी लग चुकी है? सर अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो लग चुकी है 92 लाख की लग चुकी है। तो 92 लाख में यहां पर दिखाऊंगा 92 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 80 लाख यहां दिखा रहा हूं क्रेडिट में और डेबिट में 92 दिखा रहा हूं, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब अभी तक इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 लाख। और ये लॉस आ रहा है क्योंकि बैलेंसिंग फिगर इधर की तरफ आ रही है। इसका मतलब जब मैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 80 लाख रिकग्नाइज कर रहा हूं और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 92 लाख रिकग्नाइज कर रहा हूं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो कि मैंने यहां लिखा भी हुआ है, तो इसका मतलब है कि अभी तक तो हम 12 लाख का ही लॉस रिकग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर आपको फाइनल आउटकम के बारे में पता है कि ये लॉस होगा, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? अगर फाइनल आउटकम लॉस होगा तो मुझे पूरा का पूरा रिकग्नाइज करना है। तो जब एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन पूछेंगे, जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? पहले तो आप यहां तक इसी तरह से दिखाएंगे, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि पूरे 15 लाख का लॉस रिप्रेजेंट करना है। जब हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज्ड या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू बी रिकग्नाइज्ड, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका मतलब है लॉस या प्रॉफिट हमने यहां पर रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि अभी तक लॉस मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया है 12 लाख। लेकिन मुझे पूरा लॉस रिकग्नाइज करना है, तो इसलिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? 3 लाख का एक और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, जिसको मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर एडिशनल लॉसेस या प्रोविजन फॉर फोरसीएबल लॉसेस। फोरसीएबल लॉसेस, ये 3 लाख का मुझे और एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है आने वाले टाइम में 3 लाख का खर्चा और होगा। तो इस तरीके से हम टोटल 15 लाख जो है रिकग्नाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस क्वेश्चन पर बेस्ड ये वाली केस स्टडी भी है, ये सब केस स्टडी इसी पर है, ये वाली केस स्टडी भी इसी पर है। इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं केस स्टडी 2.4 पे। 2.4 में क्या कहते हैं, और इस तरह की केस स्टडी आपके तीनों पेपर्स में, पिछले 3 पेपर में इसी तरह की केस स्टडी आपकी आई हुई है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अगर आप अपने पिछले 3 पेपर्स को देखेंगे, प्रदीप बेहरा नोट्स कैसे लेंगे? देखो बेटा, ये मैं कई बार बातें बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो आपको एक फोन नंबर मिलेगा, वहां आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि यहां पर ए फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्टेन्ड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस द रिवर मदहोश। तो नदी का नाम मदहोश है, बड़ा खूबसूरत नाम है, बड़ा वालिहाना नाम है। इजंट इट और नॉट? अच्छा जी, अब कॉन्ट्रैक्ट लिया हमने ब्रिज बनाने का। आगे कहता है, और याद रखें रिवर मदहोश है, उसके ऊपर ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। आगे कहता है फॉलोइंग आर द रिकॉर्ड्स केप्ट एज एट 31/3/2024। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1000 लाख है। आपको याद आ रहा होगा, ठीक ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आपके दिसंबर 2021 के पेपर में था, इवन 21 में भी था। वर्क सर्टिफाइड 500 लाख है, वर्क अनसर्टिफाइड 105 लाख है।
पहले तो ये वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, वैसे तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम है, लेकिन मैं किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए प्लीज पे अटेंशन डाउन ओवर हियर। पहले आप इस बात को समझें, कभी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें दिया होगा वर्क सर्टिफाइड या वर्क अनसर्टिफाइड, इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से समझें। होता क्या है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और जब हमारा एक पर्टिकुलर स्टेज तक काम हो जाता है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट 5 साल में कंप्लीट होना है और अभी पहला साल खत्म हो चुका है, तो हम कॉन्ट्रैक्टी पार्टी को ये कहते हैं भाई हमारा कुछ क्या बोलते हैं, इतना काम पूरा हो गया, कुछ पेमेंट आप हमें कर दें। ये नहीं, हम पेमेंट के लिए हम वेट नहीं करेंगे कि फाइनली जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब हमें पेमेंट मिलेगी, ऐसा हम नहीं होता। हम पहले से ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्टी पार्टी से कि जैसे जैसे काम प्रोग्रेस होगा आप उसके हिसाब से हमें पेमेंट करते रहेंगे। तो हमने कॉन्ट्रैक्टी पार्टी को कहा कि हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया है। अब कॉन्ट्रैक्टी कंपनी क्या करेगी, जो कॉन्ट्रैक्टी कंपनी है वो आपकी बातों को एकदम से उस पर एतबार नहीं करेगी, एकदम से विश्वास नहीं करेगी। वो क्या करेगी, अपना एक कॉन्ट्रैक्टी कंपनी क्या करेगी, अपना एक सर्वेयर, आपको ये सब चीजें मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम है, मैं इस बात को बड़े ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूं, करेक्ट, अपना एक सर्वेयर वहां पर भेजेंगी। अब सर्वेयर जो है आपकी साइट का जायजा लेगा और सर्वेयर देखेगा, परखेगा, वैसे भी उस बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का वो आदमी होता है और उसकी आंखें बिल्कुल बाज की तरह बड़ी तीखी होती हैं, हर चीज को बड़े माइन्यूटली वो देखेगा, परखेगा और उसके बाद वो हमें बताएगा जी आप ये क्लेम कर रहे हैं इतना काम हो गया है, लेकिन मेरी निगाहों में जो आप काम क्लेम कर रहे हैं, लेटर से हम क्लेम कर रहे हैं कि 50 लाख का काम कंप्लीट हो गया, तो सर्वेयर ने कहा नहीं, मेरे को लगता है कि अभी आपने 40 लाख का काम कंप्लीट करा है और 10 लाख का काम आपका रह गया है। तो कॉन्ट्रैक्टी कंपनी जो हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतना काम कर लिया है, तो कॉन्ट्रैक्टी कंपनी का सर्वेयर हमारे क्लेम करे हुए कार्य को जितना सर्टिफाइड कर देता है उसको तो हम बोलते हैं सर्टिफाइड वर्क, और जो हम क्लेम कर रहे थे उसका वो हिस्सा जो वो सर्टिफाई नहीं करता है उसको हम बोलते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, अनसर्टिफाइड वर्क। यानी कि पहले तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, यानी कि हमने क्लेम करा कि इतना काम हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन सर्वेयर ने कहा जी इसमें से इतना सर्टिफाइड है और इतना सर्टिफाइड नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में आपको समझ में क्या आना चाहिए, जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा और जिसका मतलब होता है वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, इन दोनों को मिला दें तो ये हमें क्या बताएगी कि अभी तक इतना खर्चा हो गया है। यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, नंबर 1। अब पहले तो एक बात भूलनी नहीं है कि कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस जो होती है वो बेसिकली दो एलिमेंट्स को कंप्राइज करती है, वर्क सर्टिफाइड को, अनसर्टिफाइड को, नंबर 1। नंबर 2, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब सिंपल वर्ड्स में अभी तक आपने इतना खर्चा करा है। अब एक नंबर 3, अब जब सर्वेयर कहता है कि ठीक है आपका इतना काम कंप्लीट हो गया, तो हम सर्वेयर को कहते हैं ठीक है जी आप कह रहे हो कि इतना काम कंप्लीट हो गया, तो ठीक है इतने पैसे आप हमें दे दो। तो अब कॉन्ट्रैक्टी कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टी कंपनी भी बड़ी चालाक होती है। सर्वेयर के सर्टिफिकेट के मुताबिक 40 लाख का काम पूरा हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टी कंपनी अधिकतर क्या करेगी, वो हमें 40 लाख भी दे सकती है, लेकिन अधिकतर वो क्या करते हैं 30 लाख दे देंगे, 10 लाख रख लेंगे, कुछ अमाउंट रिटेन कर लेते हैं। खैर जो पैसा हमें मिल जाएगा उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस पेमेंट। अब प्रोग्रेस पेमेंट में कुछ रिसीव हो सकता है और कुछ ड्यू भी हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये चीजें पहले आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्क सर्टिफाइड तो 500 है और वर्क अनसर्टिफाइड 105 है। इसका क्या मतलब हो गया कि आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 600, तो टोटल कॉस्ट नहीं, सॉरी, कॉस्ट इनकर्ड, अभी तक आपका खर्चा इतना हो चुका है। अब कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी कि फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट 495 है। अगर मैं इन दोनों को 605 और 495 को मिला दूं तो शायद ये 1100 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल कॉस्ट 1100 की होगी। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपका महज 1000 है और टोटल कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट जो आएगी वो 1100 आएगी। इसका मतलब फाइनल आउटकम आप पता तो कर सकते हैं लेकिन वो लॉस आएगा। इज इट क्लियर टू यू? आगे तुम्हें ये जो इंफॉर्मेशन दी है, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, ये मैंने बता ही दिया है, और प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड, यानी कि जितना काम हो गया उसके अगेंस्ट जो है एंटिटी हमें कुछ पेमेंट देगी या कुछ हमें दे देती है और कुछ बाद में देगी। हालांकि इसका यूज वैसे कहीं नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो कोई क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 1000 क्लैक्स का। आप पहले तो उसको आराम से लिख लें, उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करें। टोटल कॉस्ट अभी मैंने बताया
वर्क सर्टिफाइड 500 और अनसर्टिफाइड, इसका मतलब है कि अभी तक इतना कॉस्ट लग चुकी है, 605 लग चुकी है, 495 और लगेगी, टोटल खर्चा 1100। तो फाइनल आउटकम क्या होगा, तुम्हारा लॉस होगा। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपने कंप्यूट करा। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी तक जितना खर्चा लग चुका है 605 लग चुका है, सर्टिफाइड वर्क प्लस अनसर्टिफाइड वर्क। टोटल कॉस्ट कितनी है, 1100 की है। परसेंटेज में कंप्यूट करना चाहते हैं तो 55% काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आप रिकग्नाइजेशन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 1000 का है, 55% तो 550 रुपीज, करेक्ट। ये आप रिकग्नाइज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अभी तक खर्चा 605 का लग चुका है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो इसका मतलब मैंने अभी तक लॉस 55 का रिकग्नाइज कर लिया है, लेकिन टोटल लॉस कितने का था, 100 लाख का था। टोटल लॉस 100 लाख का है, तो इसका मतलब है आपने 55 तो रिकग्नाइज कर लिया, लेकिन आपको 45 के लिए एक और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तभी 100 लाख का लॉस जो है वो रिकग्नाइज होगा। अब आज तक आपके जो 3 क्वेश्चन आए थे लास्ट के 3 पेपर्स में, उसमें ये चीज नहीं पूछी गई थी, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं, अगर बाई चांस क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछ ले कि आप ये भी बताएं कि पहले साल के अंत तक हमने यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने कस्टमर को कस्टमर का मतलब कॉन्ट्रैक्टी से, अपने कस्टमर को पैसा देना है या उनसे पैसा लेना है पहले साल के अंत तक, ये कैसे देखा जाता है, अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो यहां देखें। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 605 की है, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिखेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है, हालांकि पहले साल में कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, करेक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉस कितना है, 100 लाख का। जो 100 लाख हो गया लॉस, वो आप क्योंकि पूरा 100 लाख का लॉस हमने रिकग्नाइज कर लिया ना पहले साल में, तो जितना भी प्रॉफिट हमने रिकग्नाइज करा है या जितना भी लॉस हमने रिकग्नाइज करा है उसको ऐड या माइनस कर देंगे। तो यहां लॉस हुआ है तो इसलिए मैंने 505 लिख दिया, 605 माइनस 100 505। बस उसमें से आपने क्या करना है, अपनी प्रोग्रेस बिलिंग्स का अमाउंट माइनस करना है। अब जो प्रोग्रेस बिलिंग्स हैं, प्रोग्रेस बिलिंग्स का मतलब आपने अपनी प्रोग्रेस के बारे में बिलिंग बना करके कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी को दे दी और कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी ने आपको 400 रुपए दे दिए और 140 उन्होंने और देने हैं क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, तो 540। इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर इन दोनों का मतलब है इस अमाउंट को और इस अमाउंट को आपने कंपेयर करना है। अगर तो ये नेगेटिव आता है, अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आपने उनको पैसा देना है, इसको आप अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब कस्टमर से आपने पैसा लेना है और कस्टमर को यानी कि क्लाइंट को यानी कि कॉन्ट्रैक्टिव कंपनी का ये पैसा लेना है आपने, आप इसको अपने एसेट्स में दिखाएंगे। तो ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ईमानदारी से बताएं, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है, यानी 1 मिनट का टाइम है आंसर देने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, बिल्कुल इजी, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है और सबके मैंने हिंट्स वगैरह आंसर्स वगैरह दिए हुए हैं, ये सब चीजें ठीक है। यहां तक क्लियर है, लेट मी नो ऑफ दैट, या तभी तो मुझे पता लगेगा कि आगे क्या चल रही है कहानी। फाइनल आउटकम के बारे में आपको अच्छी तरह पता लग गया है, करेक्ट, ठीक है। और अभी वही टॉपिक जारी है। क्या बात है, टॉप चैट्स में मेरे को कुछ मैसेजेस आ नहीं रहे। इज इट क्लियर टिल अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट? प्रदीप, विकास, काजल, अनवर आलम, नीनू, रिंकू बिस्वाल, उमेश गुप्ता, सुमित कुमार ओझा, आयु सिंह, अभी फिलहाल मेरे को इतने ही नजर आ रहे हैं। उसके बाद क्लियर है सर, विशाल का पहला मैसेज मेरे पास आया है और उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। याद रखें अभी मेन टॉपिक वही चल रहा है कि जब हम फाइनल आउटकम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि 99% वी आर ऑलवेज इन ए पोजीशन टू मेजर द फाइनल आउटकम। थैंक यू वेरी मच राजन कुमार, सोनाली चंद्रा, नवसेद खान, मनीष कुमार, विवेक लंभाटे एंड शुभेंदु महती। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मोर देन 1 ईयर। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मोर देन 1 ईयर का क्या मतलब है? जाहिर है कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, देखो कॉन्ट्रैक्ट्स तो अधिकतर मोर देन 1 ईयर ही होते हैं, इसमें तो किसी तरह का डाउट नहीं है। वैसे यहां मेरा कहने का मतलब है व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 ईयर इज गिवन टू यू। अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये केवल लंबाई चौड़ाई में ज्यादा लंबे लगते हैं, ये बेहद इजी और आसान होते हैं। देखो यहां पर वैसे ऐसे क्वेश्चन आने के मुझे नहीं लगता कोई चांस है, क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं। आप देखो यहां पर ईट पत्थर लिमिटेड नाम है ये कॉन्ट्रैक्टर्स का, करेक्ट, रिसीव्ड ए कॉन्ट्रैक्ट, उनको 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला और कहता है विच रिक्वायर्ड 3 years टू कंप्लीट एंड इनकर ए टोटल कॉस्ट ऑफ 8,10,000। मुझे क्विक फायर आप जल्दी से ये बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे 10 लाख का मिला
और जैसा कि और कॉन्ट्रैक्ट 3 साल में कंप्लीट होगा ये भी बता दिया गया है, और आपको ये भी बता दिया गया है कि 8,10,000 का खर्चा आएगा। तो इसका मतलब है कि वेल एंड ट्रूली हम पता कर सकते हैं फाइनल आउटकम प्रॉफिट है अभी तक। करेक्ट। अच्छा जी, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा नाम नहीं लिया, नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा बड़ा खूबसूरत नाम है। और KMSG3 CMA फाइनल स्वाति गुप्ता स्वप्ना शुक्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं फिर ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 की तुम्हें इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इजी होते हैं, लेकिन इसमें मिस्टेक होने के क्या चांसेस रहते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले आपने ध्यान क्या रखना है, कॉस्ट इनकर्ड तुम्हें दिया हुआ है कि पहले साल के अंत तक 3 लाख रुपए की कॉस्ट लगेगी, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। देखो ये जो चीज दी होगी ना कॉलम वाइज, कभी भी अगर आपको 1 साल से ज्यादा की इंफॉर्मेशन दी होगी तो इसका मतलब यहां पर क्या होता है, इसका मतलब है ये हमें क्यूमुलेटिव बेस पर दिया रहता है। क्यूमुलेटिव बेस से मेरा मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे लगता है कि खर्चा जो है 3 लाख तक रहेगा। इसका मतलब सब सेकेंड ईयर में मैं आ गया, सेकेंड ईयर के एंड तक खर्चा 7,20,000 का होगा। इसका मतलब इसमें पहले के 3 लाख रुपए शामिल है। इज इट क्लियर टू यू? और फाइनली हम जब ईयर 3 के एंड में पहुंचेंगे तो खर्चा 8,10,000 का आएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड। अच्छा, ये तो अभी तक का जो खर्चा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। फर्स्ट ईयर के एंड तक 6 लाख का खर्चा हो चुका है, और ईयर 2 में एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड जब फर्स्ट ईयर में था तो मुझे लग रहा है कि अभी 6 लाख का खर्चा और होगा। जब मैं सेकंड ईयर में हूं तो मुझे लग रहा है 80,000 का खर्चा और होगा, और जब मैं फाइनल ईयर में होऊंगा तो जाहिर है क्योंकि फाइनल ईयर है तो उसके आगे कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यहां कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो प्रोग्रेस बिलिंग्स दी हुई है इससे तुम्हें घबराना नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। आपने कॉन्ट्रैक्टिव कंपनी को बोला जी हमें 2 लाख रुपए दे दो, 7,40,000, 6 लाख दे दो, तो कॉन्ट्रैक्टिव कंपनी ने तुम्हें इतने इतने दे दिए, इसका कोई यूज नहीं होगा। अब सबसे पहले जब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो मैंने क्या करना है, यहां 1-2 पॉइंट का आपको ख्याल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नोट करना भूलना नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है, 10 लाख रुपए है। सबसे पहले तो जब आप ये टेबल बनाएंगे ईयर 1, 2, 3 इसी तरह से एक टेबल बनाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो आप बेहिचक लिख सकते हैं तीनों कॉलम्स में। उसके बाद आपने अभी इन दोनों कॉलम को छेड़ना नहीं है। करेक्ट। आपका ध्यान सिर्फ फर्स्ट ईयर में रहना चाहिए। अब फर्स्ट ईयर में जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमारी 3 लाख रुपए की इनकर हो चुकी है, तो मैं 3 लाख रुपए यहां लिख दूंगा। करेक्ट। 3 लाख कॉस्ट इनकर 3 लाख रुपीज। जब मैं फर्स्ट ईयर में के एंड में हूं तो मुझे लगता है कि 6 लाख रुपए जो हैं और लगेंगे, 6 लाख रुपए और लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे लगता है 6 लाख और लगेंगे। इसका मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में हूं, देखो जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में हूं तो उस वक्त मेरे सामने सेकंड और थर्ड ईयर की पोजीशन तो नहीं है ना, तो उस वक्त मुझे लग रहा है कि टोटल खर्चा 9 लाख का आएगा। अब आपके दिमाग में यह मत नहीं आना चाहिए सर टोटल कॉस्ट तो हमें दी हुई है 8,10,000 की। बाबा वो तो थर्ड ईयर के कंप्लीट होने के बाद दी हुई है ना, अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके पास सामने सिनेरियो सिर्फ फर्स्ट ईयर का है, सेकंड और थर्ड ईयर की इंफॉर्मेशन थोड़ी है अभी आपके पास। तो जब आप फर्स्ट ईयर में आपका खर्चा 3 लाख का लगा और आपने एस्टिमेट करा कि 6 लाख और लगेंगे, तो इसका मतलब 9 लाख रुपए आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब 9 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट आ गई तो पहले तो आप परसेंटेज कंप्लीट कर लें। तो अच्छा एक और चीज, वैसे मैंने ऐसे लिख दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपने ये एस्टिमेट करा कि आपका प्रॉफिट 1 लाख का होगा। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट की फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। अब 3 लाख का खर्चा अभी तक हो चुका है। 3 लाख को आप डिवाइड करेंगे 9 लाख से, ये थोड़ा सा देख लेना अगर आपके नोट्स में ठीक तरह से प्रिंट नहीं हुआ है तो ये 3 लाख अभी तक टोटल कॉस्ट हो चुकी है, और अभी तक खर्चा 3 लाख का लग चुका है और टोटल कॉस्ट 9 लाख की होगी। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 33% है, तो मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कंप्यूट कर ली। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से अब यहां पर देखें, मैंने अभी फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 10 लाख का है, अभी मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, और 33.33 या 1/3 जो है हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, तो मैं कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा? 3,33,333। एक्सपेंसेस कितने रिकॉग्नाइज करूंगा? ये अब आपको यहां पर पॉइंट समझना है। एक्सपेंसेस आपने कितने रिकॉग्नाइज करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है
कि टोटल खर्चे आपने कितने रिकग्नाइज करने हैं, 33.33%। अब यहां पर अभी तक तो मैं आपसे कह रहा था कि एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से करना है, लेकिन यहां पर आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो डेट विल बी वेरी फाइन। आप क्या करें, 8,10,000 का 33.33% लें, यानी कि जो आपकी फाइनल कॉस्ट आएगी 8,10,000 उसका 33.33%, क्योंकि 8,10,000 की कॉस्ट आपको दी हुई थी, तो 2,70,000 का आप एक्सपेंस रिकग्नाइज करेंगे और इस तरीके से आपने प्रॉफिट रिकग्नाइज कर लिया। इज इट क्लियर टू यू? फिर आप नेक्स्ट में गए, नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन, फिर से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपने लिखा पहले तो 10 लाख, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सेकेंड ईयर के एंड तक इनकर हो चुकी है 7,20,000 की, और 80,000 का खर्चा और होगा। यानी कि जब आप सेकेंड ईयर में थे तो आप ये सोच रहे थे कि 80,000 का खर्चा और होगा, तो इसलिए टोटल कॉस्ट सेकेंड ईयर में जब थे तो आप ये सोच रहे थे 8 लाख की लगेगी। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जब आप निकालेंगे तो अभी तक खर्चा 7,20,000 का लग चुका है, उसको तुम 8 लाख से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 90% आ जाएगा। अब आप यहां पर क्या करेंगे, जब आप सेकेंड ईयर में रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन करेंगे तो यहां देखिए रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन 90% परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। 10 लाख का 9 लाख रुपीस में रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा, लेकिन 9 लाख, इसका मतलब क्या है, सेकेंड ईयर के एंड तक, करेक्ट, हमने 9 लाख रुपीस का रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया, ये क्यूमुलेटिव रेवेन्यू है, और 3,33,000 का रेवेन्यू हम पहले ही रिकग्नाइज कर चुके हैं। यानी कि पर्टिकुलरली सेकेंड ईयर का रेवेन्यू कितना माना जाएगा, 5,66,667। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद एक्सपेंसेस आप रिकग्नाइज करेंगे। एक्सपेंसेस जब आप रिकग्नाइज करेंगे, जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन दी होगी तो उसमें ध्यान रखना जो टोटल कॉस्ट आएगी आपकी उसके हिसाब से एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेटली लेना चाहिए। तो 90% ऑफ 8,10,000 7,29,000। अब इसका मतलब क्या है कि सेकेंड ईयर के एंड तक आप इतने खर्चे रिकग्नाइज कर रहे हैं 7,29,000, जबकि 2,70,000 के खर्चे आपने फर्स्ट ईयर में रिकग्नाइज कर लिए थे। इसका मतलब पर्टिकुलरली सेकेंड ईयर में आप कितना खर्चा रिकग्नाइज करेंगे, डेट इज 4,59,000। तो इनका डिफरेंस सेकेंड ईयर का इतना प्रॉफिट रिकग्नाइज करेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से फाइनल ईयर में आप कर सकते हैं। फाइनल ईयर में 100% काम हो चुका है, कॉस्ट 8,10,000 की लग चुकी है, 1,90,000 का प्रॉफिट है, लेकिन पर्टिकुलरली थर्ड ईयर का कितना रेवेन्यू है, जो 10 लाख का रेवेन्यू है वो तो टोटल रेवेन्यू है ना, बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। उस अभी तक आपका जो रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन इससे पहले हो चुका है, 9 लाख रेवेन्यू आप पहले ही रिकग्नाइज कर चुके हैं। कैसे 9 लाख, कैसे, फर्स्ट ईयर में आपने इतना रेवेन्यू रिकग्नाइज करा, सेकेंड ईयर में आपने इतना रेवेन्यू रिकग्नाइज करा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये 9 लाख आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो रेवेन्यू आपने रिकग्नाइज करा वो माइनस कर दें, आपको पता लग गया कि पर्टिकुलरली थर्ड ईयर का रेवेन्यू इतना होगा। इसी तरह 8,10,000 में से 7,29,000 की कॉस्ट आप प्रीवियसली फर्स्ट और सेकेंड ईयर में रिकग्नाइज कर चुके हैं, तो 81,000 एंड 19,000 विल बी योर प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, करेक्ट। अच्छा जी, अब ये जो प्रॉब्लम इसके बाद मैंने 3.2 दी है, ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले अभी मैंने सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क के बारे में बताया, इसको आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.3 बिल्कुल इसी की डिटो कॉपी है 3.2 की। अब हम इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स पर आ रहे हैं जो मोस्टली बच्चे नहीं समझते हैं। मैंने शुरू में बताया था जब हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं दो तरह की सिचुएशन होती है, एक तो जब हम फाइनल आउटकम मेजर कर सकते हैं और जब हम फाइनल आउटकम मेजर नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको बता रहा हूं जब हम फाइनल आउटकम मेजर नहीं कर सकते तब हम रेवेन्यू किस तरीके से रिकग्नाइज करेंगे। सिंपल है, व्हेन यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू मेजर द फाइनल आउटकम। अब मुझे आप ये बताओ, इतना अभी तक आपने पढ़ लिया है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तो मुझे दिया ही होता है, ये तो मुझे दिया ही होता है, तो कब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब मैं फाइनल आउटकम पता नहीं कर पाऊं। जब मैं फाइनल आउटकम पता नहीं कर पाऊं तो बताओ जरा ऐसी पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, व्हेन इट कुड बी पॉसिबल। मैंने कहा अब जो मैं बात बता रहा हूं और ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई बड़ा पॉइंट है ही नहीं, लेकिन पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सिचुएशन क्या है। व्हेन फाइनल आउटकम कैन नॉट बी असेस्ड, तो बताओ ऐसा कब हो सकता है जब फाइनल आउटकम एसेस नहीं हो सकता। जब फाइनल आउटकम एसेस नहीं हो सकता, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है।
इससे पहले आप फाइनल आउटकम निकालने के लिए क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर रहे थे, क्योंकि आपके पास कॉस्ट इनकर्ड की इंफॉर्मेशन भी थी और फर्दर खर्चा कितना आएगा इसकी भी आपके पास इंफॉर्मेशन थी, तो आप टोटल कॉस्ट माइनस करके फाइनल आउटकम निकाल रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी सिचुएशन में वी आर नॉट राइट एब्सोल्युटली काजल। तो इसका मतलब यहां पर यह हो गया कि जब हमारे पास डिटेल्स नहीं होंगी, when we are not in a position to find out the total cost, जब हम टोटल कॉस्ट कंप्यूट नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब हम फाइनल आउटकम पता नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू यू? तो ऐसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अभी तक आपका जितना खर्चा हुआ है उतना ही रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसके एस्केलेशन क्लॉज के बारे में क्लैरिटी नहीं है अभी, तो इसके एस्केलेशन क्लॉज का क्वेश्चन आगे आएगा, चिंता मत करें। करेक्ट, अभी आगे आएगा बेटा, चिंता मत करें बिल्कुल भी, डोंट वरी अबाउट दैट। और वही क्वेश्चन होगा जो आपके मॉड्यूल में भी आया था, और वो बहुत इजी होता है। अब W9 लिमिटेड एक्सेप्टेड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए टनल फॉर 100 करोड़। 100 करोड़ का हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सेप्ट करा। अब कह रहा है टिल 31/3/2024 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड 3 करोड़। बस इतना ही दिया हुआ है कि अभी तक खर्चा 3 करोड़ का है। हाँ मोहम्मद, बिल्कुल ठीक है, आंसर में तुम लोगों ने अच्छा दिया। आगे कहते हैं कंपनी इज नॉट एबल टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट एंड आउटकम। तो मैं इसका आंसर आपको बता चुका हूं, यानी कि इन दिस केस कंपनी कैन रिकॉग्नाइज मैक्सिमम रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। इज इट क्लियर टू यू? आइए जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। बार बार हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की बात करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, सपोज आज मैंने किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट लिया और एक प्राइस एग्रीड हो गया कि आप हमें इतना रेवेन्यू देंगे, इतना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देंगे। इसको हम बेसिकली बोलते हैं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, करेक्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। लेकिन इस रेवेन्यू में कुछ चीजें ऐड वैड करी जा सकती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपका कुछ और भी बढ़ सकता है। तो किन किन हालात में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बढ़ सकता है, जस्ट मैं एक हल्का सा एग्जांपल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टी पार्टी को कहा कि हम आपके लिए मॉल बना रहे हैं। अब हमने मॉल बनाना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही हमने मॉल बनाना स्टार्ट करा, और मान लेते हैं अभी 5-6 महीने ही बीते थे, आसपास के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी आप यहां मॉल बनाएंगे तो हमारा क्या होगा। अब स्ट्राइक्स हो गई, लॉकआउट्स हो गए, धरना हो गए, तो उससे क्या होगा, काम तो हमारा रुक जाएगा। अब काम हमारा रुक जाएगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को कहेंगे कि आप हमारा रेवेन्यू बढ़ाओ। यानी कि कभी कभी वेरिएशंस इन वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में जब बदलाव आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को कह सकते हैं कि आप हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करो। इज इट क्लियर टू यू? दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि हम कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से कभी कुछ क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करा। अब जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करा तो क्या हुआ कि आसपास की अथॉरिटीज ने यह कह दिया कि भाई आपने ये जो काम यहां पर स्टार्ट करा है, इससे जो है पॉल्यूशन हो सकता है। क्या आपने रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट लिया है या नहीं, आप ऑथराइज हैं ये काम करने के या नहीं? अगर नहीं है तो आपको पेनल्टी के रूप में हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब हमने वो पैसा दिया, लेकिन अगर हम ये पैसा देंगे तो हम किससे लेंगे? हम तो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से ये पैसा रिकवर करेंगे ना। तो इसका मतलब क्लेम्स भी इसका हिस्सा बन सकता है। अब कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी ये कहती है ओरिजिनल एग्रीमेंट के मुताबिक, मान लेते हैं हमने कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को कहा कि हम 5 साल में आपका ये काम पूरा करेंगे, लेकिन अचानक क्या हुआ, दूसरे साल में कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी हमारे पास आई और उन्होंने कहा ऐसा है भाई, हम चाहते हैं ये काम आप 5 की बजाय 3 साल में पूरा कर दो। अगर आप ऐसा कर दोगे तो हम आपको 1-2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दे देंगे। तो इनको बोलते हैं इंसेंटिव पेमेंट्स। क्या बोलते हैं? इंसेंटिव पेमेंट्स। इंसेंटिव पेमेंट्स। तो इसका मतलब है ये जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होता है, इसका मतलब सिर्फ ओरिजिनल रेवेन्यू नहीं होता। इसका मतलब जो होता है, इसमें कुछ और चीजें भी ऐड या माइनस हो सकती हैं। और चीजें प्लस या माइनस क्या हो सकती हैं, इसको समझने की कोशिश करें।
जैसे कि Life Construction Company has been awarded a contract of construction of a large warehouse at ₹2 million. तो 2 मिलियन का हमें जो है इस केस में कॉन्ट्रैक्ट मिला है. कहता है कस्टमर एडेड टू द ओरिजिनल स्कोप ऑफ वर्क ए जनरेटर रूम एंड ए कंपाउंड वॉल एंड ऑथोराइज 0.4 मिलियन. अब क्या हुआ, कस्टमर ने कहा भाई, थोड़े दिन के बाद उसने कहा कि आप जो है जनरेटर रूम भी बना दो, कंपाउंड वॉल भी बना दो और हम आपको 0.4 मिलियन और देंगे. कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इंक्रीज्ड बाय ए लार्ज मार्जिन कंपेयर टू द एस्टिमेटेड कॉस्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड. द कॉन्ट्रैक्टर क्लेम्ड 0.5 मिलियन ऑन दिस काउंट. क्योंकि मटेरियल के प्राइसेस राइज हो गए, जैसे कि राजीव कुमार ने भी लिखा थोड़ी देर पहले. तो इसका मतलब है कि जब मटेरियल के प्राइसेस राइज हो गए और तो हमने कहा भी हमें 0.5 मिलियन आप और दें. उसके अलावा देन द कॉन्ट्रैक्टर वुड बी अवॉर्डेड एन इंसेंटिव ऑफ 0.25 मिलियन. और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि हम तुम्हें इंसेंटिव भी देंगे 0.25 मिलियन का. The original contract price was awarded to the company on 1/4/2020 and the contractor completed the contract by 28th of February. Calculate the contract revenue. तो आपका contract revenue इन सब का टोटल आ जाएगा. ये सिर्फ बताने की कोशिश करी जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है वो सिर्फ ओरिजिनल रेवेन्यू नहीं होता. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? लेकिन यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसी पर रिलेटेड. मिस्टर वाई एज ए कॉन्ट्रैक्टर हैज जस्ट एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द लोकल म्युनिसिपल बॉडी फॉर बिल्डिंग ए फ्लाईओवर. अब की बार मिस्टर वाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया म्युनिसिपल बॉडी से कि हम आपके लिए एक फ्लाईओवर बिल्डअप करेंगे. As per the contract terms, Y will receive 2 crores if the construction of the flyover were to be finished within a period of 2 years of the commencement of the contract. अब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी ने कहा कि हमें एडिशनल 2 करोड़ मिलेंगे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को जो है विद इन 2 years के अंदर फिनिश कर देंगे. Mr. Y wants to recognize the revenue since in the past he has been able to meet the targets very easily. अब मिस्टर वाई जो कि कॉन्ट्रैक्टर है वो ये एडिशनल रेवेन्यू 2 करोड़ को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं. क्या ये पॉसिबल है? अब कभी भी हम जो ओरिजिनल रेवेन्यू है उसके अलावा कोई भी अगर एडिशनल रेवेन्यू होगा, अगर हमने उसको रिकॉग्नाइज करना है तो उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है थोड़ा एडवांस स्टेज पर पहुंचना चाहिए, तभी हम उन चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट विच यू नीड टू नो रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स. इज इट क्लियर टू यू? अगर कॉन्ट्रैक्ट एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंचेगा तो जितनी भी चीजें इससे पहले मैंने लिखी थी हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, सिर्फ ओरिजिनल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे उस केस में. तो यहां तो अभी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, एडवांस स्टेज तो छोड़ो. इसका मतलब मिस्टर वाई जो 2 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता. Incentive payments can be recognized as revenue if contract has reached advanced stage. In the present case, contract hasn't yet started. As such, recognition of incentive payments as revenue on the basis of past performance is not correct. तो इसलिए हम उसको recognize नहीं कर सकते हैं. इसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन केस स्टडी 3, इलस्ट्रेशन केस स्टडी 5.4 है. इसमें सब चीज मैंने बड़े इजीली दिया, हालांकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है. पहले मैं क्लियर बता दूं. इससे पहले कि हम थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन पे जाएं, एक छोटा सा टॉपिक और है, रिकग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. अब इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है, आपको मालूम है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपने करी हुई है, तो इसलिए डायरेक्टली मैंने इसमें क्वेश्चन लिया. वैसे मैंने इसमें यही बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर होते हैं, अब वो स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के बारे में आपको मुझसे ज्यादा मालूम है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट हो, चाहे वो हायर चार्जेस हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफ प्लांट हो, इक्विपमेंट हो, मटेरियल के खर्चे हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं वो तो हम लेते ही लेते हैं. लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको कि हम एक्सक्लूड करते हैं, जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग कॉस्ट और डेप्रिसिएशन ऑफ आइडल प्लांट. आइडल प्लांट का मतलब है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं हो रहा है. एक सिंपल सी केस स्टडी ये यहां पर मैंने दी हुई है. कहता है सुपर कंस्ट्रक्शंस आर वर्किंग ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट नंबर. अब कॉन्ट्रैक्ट का नंबर दिया है, कोई ब्रिज बना रहे हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 105 है. इससे रिलेटेड कुछ खर्चे दिए हुए हैं. साइट लेबर कॉस्ट, तो ये खर्चा हम लेंगे. मटेरियल परचेज कॉस्ट, मटेरियल जो भी हमने परचेज करा है वो भी इंक्लूड करेंगे. डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट भी यूज करेंगे. कॉस्ट ऑफ मूविंग द प्लांट एंड मटेरियल टू एंड
टू एंड फ्रॉम साइट वो भी हम लेंगे, कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ प्लांट इक्विपमेंट भी लेंगे, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड टेक्निकल असिस्टेंस। यहां ध्यान दें, अब यहां वो क्या कहता है, एडवांस स्टेज का मतलब वैसे लॉ ने कोई पर्टिकुलर या स्टैंडर्ड ने कोई पर्टिकुलर बेटा उसमें लिमिट नहीं करी है, बट एटलीस्ट 15% से ज्यादा यहां पर एडवांस स्टेज का मतलब है एटलीस्ट यू मस्ट हैव इनकर्ड मोर देन 15% ऑफ द कॉस्ट, करेक्ट, जो एक जनरल गाइडलाइन है 15 to 20%। कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड टेक्निकल असिस्टेंस, ध्यान दें, अब ये खर्चा 25,000 पर है, यहां मैंने लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ₹5,000 फॉर ब्रिज नंबर 106, यानी कि ये जो 25,000 का खर्चा है इसमें से 5,000 माइनस कर करके हम 20,000 रुपीज कंसीडर करेंगे, करेक्ट, जब इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। आगे उसने लिखा है कॉस्ट टू फिक्स ए स्ट्रक्चरल एरर मेड बाय द सुपर कंस्ट्रक्शन, करेक्ट, हमसे कोई गलती हो गई होगी तो उसको फिक्स करने का हमारा खर्चा आया। क्लेम्स फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर रीअरेंजिंग द कनेक्टिंग रोड्स, तो लोकल अथॉरिटी ने हमसे कुछ क्लेम करा, ऑफ कोर्स 20,000, वो एक अलग मैटर है कि इस क्लेम को हम बाद में रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अनयूज्ड मटेरियल एट द साइट का आपने कुछ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, देखो क्योंकि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि, अच्छा यहां पर लिखा हुआ था, सॉरी, मटेरियल परचेस लिखा हुआ है, मुझे लगा क्या बोलते हैं कि मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, मटेरियल परचेस दिया है तो मटेरियल अनयूज्ड मटेरियल का खर्चा आप माइनस कर देना। इसका मतलब यह होता है कि मटेरियल आपने 5 लाख का परचेस करा, 50,000 का बच गया, तो इसका मतलब कंज्यूम आपने 4.5 लाख रुपए का करा है। अब इसमें देखो ये छोटे छोटे टॉपिक कई बार ऐसे होते हैं बच्चे इग्नोर कर देते हैं, और क्या पता इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब कंबाइनिंग एंड सेगमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो कंबाइन का मतलब तो होता है कंबाइन करना, और सेगमेंटेशन का मतलब है कि अलग अलग करना, करेक्ट, अलग अलग करना। अब ये जो वर्डिंग्स है कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेगमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका यूज कहां और कैसे करना है। मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टी पार्टी ने कोई हमें प्रोजेक्ट दिया, करेक्ट, अब प्रॉब्लम यह है कि हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3, एसेट 4, 4 एसेट्स हमें बनाने पड़ेंगे या 4 स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो यहां एक समस्या यह आती है कि ये जो मैं 4 स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, इन 4 स्ट्रक्चर को मैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान करके चलूं, सिंगल पैकेज मान करके चलूं। इज इट क्लियर टू यू बेटा? कॉस्ट इनकर्ड विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। रिमेंबर वन थिंग, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है राजन कुमार ने, बेटा कॉस्ट इनकर्ड तो हमेशा दी होगी, डेट इज नॉट पॉसिबल दैट इट इज नॉट गिवन। हाँ, फर्दर कॉस्ट नहीं दी हो सकती है, उस केस में मैंने बताया यू विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू फाइंड आउट द फाइनल आउटकम। तो उस केस में रेवेन्यू जितना आपकी कॉस्ट लग चुकी है उतना रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा, मैं ये बता रहा था, तो ये जो टॉपिक है कंबाइनिंग एंड सेगमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अब समस्या ये आती है कि ये जो मैंने 4 एसेट्स बनाने हैं, क्या ये चारों एसेट्स को बनाने का मैं एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान करके चलूं क्या, या फिर मैं इसको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मान करके चलूं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3, या तो मैं अलग अलग, अगर मैं इनको अलग अलग मान के चलता हूं तो इसको बोलेंगे सेगमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर मैं इनको मिला करके एक ही कॉन्ट्रैक्ट मान करके चलूं इसको मैं बोलूंगा कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पॉइंट यह है कि ऐसा आप कब कर सकते हैं, देखो यहां पर इनको हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट या सेगमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे अगर स्टैंडर्ड कहता है कि इन एसेट्स के लिए सेपरेट प्रपोजल्स हमें दिए गए हैं। अगर सेपरेट प्रपोजल दिए गए हैं और सेपरेटली हम इनकी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन एसेट के लिए सेपरेट प्रपोजल्स दिए गए हैं नंबर 1, और इन सारे एसेट्स का हम कॉस्ट रिलायबली फाइंड कर सकते हैं सेपरेटली, तो ऐसी सिचुएशन में मैं इनको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स मान करके चलूंगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, यानी कि सेपरेट प्रपोजल नहीं है, अगर हमने इसको एक सिंगल पैकेज के रूप में नेगोशिएट करा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में, यानी कि सिंपल वर्ड्स में, जब सेपरेट प्रपोजल्स ना दिए हों, जब हम सेपरेटली इनकी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो फिर हम इसको सिंगल पैकेज के रूप में लेंगे, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लेंगे। इसको बोलते हैं कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि यहां पर देखें,
इलस्ट्रेटिव केस स्टडी 7.1 में कहता है अ प्रोजेक्ट फॉर लेइंग ए पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज टर्मिनल। दो चीजें हैं। एक प्रोजेक्ट हमने लिया कि एक तो हम पाइपलाइन जो है बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल के लिए, और हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक स्टोरेज टर्मिनल। स्टोरेज टर्मिनल करेक्ट was launched and tenders were floated and offers received separately for pipeline and terminal and they were negotiated separately। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, जरा मुझे ये बताओ। क्या इस केस में मैं इसको कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान करके चलूं या मैं इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ट्रीट करूं? सपोज अगर मैं कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ट्रीट करता हूं तो फिर आप मुझे उसका आंसर भी बताए क्यों। अगर मैं इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लेता हूं तो आप तब भी आंसर बताए क्यों। मैंने कहा मेन चीज यहां पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है नंबर वन, एक तो कि हम पाइपलाइन आपके लिए बिछाएंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल के लिए, और एक स्टोरेज टर्मिनल हम बनाएंगे जो भी ऑयल वगैरह है उसको स्टोरेज करके रखा जा सके। और क्वेश्चन में दिया हुआ है सेपरेट प्रपोजल्स जो है वो दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, इट विल बी ट्रीटेड एज अ केस ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इनको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सेपरेट प्रपोजल्स हमें दिए हुए हैं। इज ए क्लियर, जो कि मेन पॉइंट है इसमें। अब यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। वो कहते हैं देयर आर 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेडियम, second fencing around the stadium and creating arterial roads of the stadium। अब बेटे कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने स्टेडियम बनाना है, एक तो स्टेडियम बनाना है, उसकी फेंसिंग हमने बनानी है और अप्रोच रोड्स आर्टीरियल रोड्स हमने बनानी है। 3 चीजें हमने बनानी है। कंफ्यूज करने के लिए उसने तुम्हें यह भी लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट वर नेगोशिएटेड एज ए सिंगल पैकेज, द स्टेडियम कॉन्ट्रैक्ट हैज 25% मार्जिन। यानी कि अगर मैं सिर्फ यही कॉन्ट्रैक्ट लेता तो इसमें मेरा मार्जिन 25% होता। वो कहता है फेंसिंग का मार्जिन, अगर मैं सिर्फ फेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता तो 10% मार्जिन होता, आर्टीरियल रोड्स बनाता तो मेरा मार्जिन 5% का होता। लेकिन मैं अगर इन तीनों को इकट्ठे बनाऊंगा तो मेरा ओवरऑल मार्जिन ये सारी चीजें बनाने का 15% होगा। ये भी तुम्हें क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब मुझे बताओ कि इसको मैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लेकर के चलूं नंबर वन, या फिर मैं इसको क्या बोलते अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लेकर के चलूं। तो इस केस में मैं इसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लेकर के चलूंगा। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में क्यों लेकर के चलूंगा? नंबर वन, ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है सिंगल पैकेज के रूप में नेगोशिएट करा है। इज इट क्लियर टू यू? नंबर टू, ये सारी चीजें जो है इंटर रिलेटेड है। अगर ये दो चीजें होती हैं तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को हम सिंगल पैकेज का केस मान करके चलते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से फिर 7.3 और 7.4 कुछ इजी टॉपिक आपको मैंने इसमें दिए हुए हैं, करेक्ट। अब मैं आपके उन क्वेश्चंस, एक तो मैंने सुपर एडवांस क्वेश्चन में हमेशा रखता हूं, ये सुपर एडवांस क्वेश्चन है, उसको मैं अभी कराता हूं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे वो आप खुद कर लेंगे। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके रिसेंट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ईमानदारी से ये क्वेश्चन मैंने यहां आपको फ्लैश कर दिया, आप इसको करने की कोशिश करें और मुझे 5 मिनट का रेस्ट दें, क्योंकि 1 घंटे से लगातार बोलने में मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए, और आजकल खासतौर से जब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो 5 मिनट्स के बाद मैं इसको अभी कंटिन्यू रखूंगा और इस क्वेश्चन को आप करें। वैसे ये स्टैंडर्ड ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो सेम क्वेश्चन, ठीक है, मैंने फिगर्स थोड़ी जानबूझ के इसमें अलग कर दी है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आपका 2 नहीं 3 बार आ चुका है लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में। मैं ओल्ड और न्यू कोर्स, सॉरी, मैं ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट के बारे में ये बात बता रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान रखने, तो इसको खुद करने की कोशिश करें। 5 मिनट्स का मैंने कहा रेस्ट में ले रहा हूं।
तो वेलकम अगेन। नावेद खान ने क्वेश्चन करा, सर क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, ये बात मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात पे। मैंने कहा क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नजर नहीं आया होगा क्योंकि मैंने ऐड का बटन गलती से ऐड का टैब ऑन कर दिया। आई एम रियली सॉरी, डोंट वरी। 2 क्वेश्चन और रह गए, उसको हम फिनिश करते हैं, फिर इस चैप्टर को भी, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को भी फिनिश करा जाएगा। मैंने कहा सेम क्वेश्चन आपने नोट करा होगा कि आपके पिछले 2 अटेम्प्ट में आया था नंबर 1। एक चीज मैं और बता रहा हूं, कुछ बच्चों ने नोट्स लिए भी होंगे। मैंने जब फर्स्ट क्लास CFR की लाइव क्लासेस की जब अनाउंसमेंट करी थी, मैंने उसमें एक चीज कही थी, बच्चे हमें किसी तरह का मैसेज ना करें। जैसे कुछ क्वेश्चंस खास तौर से ऐसे होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट के लिए, माउस थोड़ा सा, हाँ। तो मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके नोट्स में हो सकता है ना हो। इसका मतलब जो ये 2 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड करे हैं, हो सकता है आपके नोट्स में ना हो। तो आप पॉज करके प्लीज इतना इसको नोट कर लें। उसका एक कारण क्या होता है, जैसे कि नोट्स तो पहले बन चुके होते हैं और मान लेते हैं मैंने कल के दिन इनको टाइप कर करके अगर नोट कर दिया है, ताकि लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैं आपको करा पाऊं। तो वैसे ये क्वेश्चन आपको सेम आपको अपने क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दिसंबर 2021 और 23 के पेपर आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस हैं। एनीवे, अब मेन है कि हमने सीखना है जो क्वेश्चंस आए थे वो कैसे करना है। क्वेश्चन आप ये खुद कर चुके हो, कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। Grace Limited, a firm of contractors, provided the following information in respect of a contract for the year ended 31st of March 2002. करेक्ट? अच्छा जी, अब वो क्या कहता है, फिक्स्ड प्राइस विद एन एस्केलेशन क्लॉज। अभी कोई पूछ रहा था एस्केलेशन क्लॉज के बारे में, तो यहां पर अब ध्यान देना। 35,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वैसे ये 30 भी है, यानी कि 35,000 में मैं 3 जीरो और कर दूंगा तो 350 लाख रुपए या 3,50,00,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। वर्क सर्टिफाइड के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब यहां पर आपने नोट क्या करना है, वर्क नॉट सर्टिफाइड। देखो, वर्क नॉट सर्टिफाइड आपका 2625 है, और अब 3 जीरो भी ऐड कर दूं तो 26,25,000 का वर्क सर्टिफाइड है। लेकिन उसने क्या बताया, ये जो वर्क सर्टिफाइड है इसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में इश्यू करे थे, लेकिन 1,40,000 के मटेरियल अनयूज्ड हैं। इसका मतलब पहले आप 26,25,000 में से 1,40,000 माइनस कर देंगे। जब आप माइनस कर देंगे तो डेट विल बी इक्वल टू, अब ये जो भी फिगर आ जाएगी माइनस करने के बाद, उसको आप वर्क सर्टिफाइड के रूप में लेंगे। ये फिगर जो इनके हिसाब से आ रही है 17,50,000, 3 जीरो और बनाने पड़ेंगे, 17,50,000 करेक्ट। यानी कि मैं इसी फिगर को रखूंगा, सॉरी 17,500, 3 जीरो हटा देते हैं। कहने का मतलब है जो वर्क अनसर्टिफाइड अगर कभी दिया हो तुम्हें क्वेश्चन में और ब्रैकेट में लिखा हो कि कुछ मटेरियल अनयूज्ड है, तो उसको माइनस कर देना। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि जो वर्क सर्टिफाइड है, वर्क सर्टिफाइड आपका 17,500 माना जाएगा, और वर्क नॉट सर्टिफाइड, सॉरी मैंने 17,500 लिख दिया, यहां पर इनके हिसाब से 3815 आ रहा है। इसका मतलब कितना आ रहा है, 38,15,000 टू 3815। 26,25,000 में से 1,40,000 की कॉस्ट माइनस करने के बाद वर्क नॉट सर्टिफाइड की कॉस्ट जो है वो इतनी मानी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये चीज का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा जी, आगे उसने हमें क्या दिया हुआ है, आगे कहता है कि एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट इतनी है, प्रोग्रेस पेमेंट हमें इतनी मिले हैं, पेमेंट इतनी है। एक सेकंड के लिए, मेरे को लगा ये सॉल्यूशन है, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है। एक सेकंड के लिए मुझे जरा टाइम दे दे। एक मुझसे लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं, ये तो अभी क्वेश्चन चल रहा है। तुम्हारे चक्कर में ना मैंने ही गलती कर दी। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूं। अभी तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये वर्क सर्टिफाइड है। वर्क नॉट सर्टिफाइड की फिगर हमें 3815 दी है और ब्रैकेट पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट इतनी दी है। प्रोग्रेस पेमेंट 4,900 रिसीव हो चुके हैं। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीट 14,000 और येट टू बी रिसीट 4,900 है। अब वो कहता है एस्केलेशन कॉस्ट, कोई पूछ रहा था एस्केलेशन कॉस्ट के बारे में।
escalation cost is 8% and accordingly the contract price will be increased by 8%. तो कभी भी एस्केलेशन कॉस्ट का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितने परसेंटेज से कॉस्ट बढ़ेगी उतने परसेंटेज से आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा देना है। यानी कि आपका जो, अब ये चीजें अभी आप नोट मत करना क्योंकि अब ये तो मैंने गलती से कर दिया यहां पर, इसको मैं मिटा देता हूं। राइट, लीजिए जी, सबसे पहले तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 35,000 का दिया हुआ है, फिगर थाउजेंड्स में है, और उसमें आप पहले तो 8% ऐड कर देना। 8% ऐड करके जो आएगा ये आपका रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बन जाएगा। करेक्ट, बस ये फर्क होता है और कुछ नहीं करना होता। कॉस्ट को मत बढ़ा देना, कॉस्ट तो ऑलरेडी तुम्हें दी हुई होती है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त जो मैं बता रहा था मेरे से गलती होगी क्योंकि उस वक्त मेरे को लगा ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन तो नीचे दिया हुआ था। वर्क सर्टिफाइड तो आप लेंगे 17,500, नो डाउट अबाउट दैट। अब मैं बता रहा था वर्क अनसर्टिफाइड की। वर्क अनसर्टिफाइड जो है तुम्हें दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट तुम्हें दी हुई है 3815 की। अब उसने नीचे ब्रैकेट में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा है कि जो ये वर्क अनसर्टिफाइड का खर्चा है इसके अंदर तुमने 26,25,000 के मटेरियल इशू करे होंगे, लेकिन उसमें से 1,40,000 के मटेरियल बच गए। तो जो मटेरियल बच गए वो तुम्हारी टोटल अनसर्टिफाइड कॉस्ट को कम कर देगा। तो 1,40,000 का मतलब 140 तुम इसमें से माइनस कर दोगे। 140 माइनस कर दोगे तो ये जो भी माइनस करके आएगा ये कॉस्ट तुम्हारी आउटर कॉलम में आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? ये आ रहा है मेरे ख्याल से 3675। तो ये जो है तुम्हारा इन दोनों का टोटल, वर्क सर्टिफाइड का और अनसर्टिफाइड का जो टोटल होगा वो ये बताएगा कि अभी तक इतनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है, इतनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है। करेक्ट। अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो वो 21,175 आ जाएगा। ये तुम्हारी कॉस्ट इनकर्ड आ जाएगी। यहां तक ठीक है? बस फिर यहां तक ठीक है तो और तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। मेन चीज मुझे यही बतानी थी। अब आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। देखो, वर्क सर्टिफाइड मैंने लिखा था 17,500 और मैंने कहा था जो वर्क नॉट सर्टिफाइड है, जो तुम्हें कॉस्ट दी हुई है उसमें से 1,40,000 माइनस कर दोगे तो 3675, क्योंकि ये 000 में फिगर्स है तो थाउजेंड्स में फिगर है। तो टोटल कॉस्ट अप टू डेट आपकी 21,175 की हो गई। ये चीज का ध्यान रखना है। करेक्ट? हाँ राजन कुमार, बिल्कुल माइनस होगा और मैंने पहले गलती कर दी थी, उसके लिए आई एम सॉरी। और प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो तुम्हें दी हुई है वो तुम ऐड कर दोगे तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 38,500 की होगी। आप मुझे बताएं ये वाला क्वेश्चन आया था या नहीं आया था जिन लोगों ने पेपर देखे इससे पहले? हालांकि आपके पास पेपर सीरीज में भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं। तो अब आपको पता लग गया कॉस्ट इतनी इनकर हुई है, टोटल कॉस्ट इतनी है, 55% आपके परसेंटेज आ गया। बाकी इसमें और कुछ चीजें नहीं है। अब ये देखो, कोई मेरे से जो एस्केलेशन कॉस्ट के बारे में पूछ रहा था, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल रेवेन्यू इतना है, 8% इंक्रीज ड्यू टू एस्केलेशन 8%, 2,800 है। तो रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आप 37,800 कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब 37,800 का रेवेन्यू है, उसका 55% आप रिकॉग्नाइज करेंगे और कॉस्ट अभी तक 21,175 की लगी है। तो अगर मैंने इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा और इतनी मेरी कॉस्ट लगी है तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि अभी तक मैंने लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया 385। कभी भी आपका लॉस आए ना तो हमेशा पहले क्या करें, हमेशा पहले अलग से कहीं रफ में एक बार जरूर ये कैलकुलेशन भी कर ले, क्योंकि जब लॉस आता है तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल आउटकम भी लॉस हो, तो उस केस में तुम्हें एडिशनल प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। तो देखो, रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 37,800 है और टोटल कॉस्ट मेरी 38,500 की है। तो इसका मतलब फाइनली लॉस कितना आ रहा है? 700। अब 700 में से 385 का लॉस तो मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो 315 का लॉस मुझे और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? ठीक इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है जो कि आपके रिसेंट पेपर्स पे आए हुए क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिगर्स एब्सोल्युटली सेम होंगी, क्योंकि फिगर्स में इंटेंशनली थोड़ी चेंज कर देता हूं, तो बाकी हर चीज उसमें सेम है। तो इसमें भी वही चीज है, 85 लाख है और इसमें भी तुम्हें दिया हुआ है कि तुमने 21 लाख के मटेरियल इश्यू करे थे, जिसमें से 4 लाख के मटेरियल बचे हुए हैं। तो जब आप कॉस्ट कंप्यूट करेंगे तो 21 लाख में से 4 लाख रुपीस पहले माइनस करेंगे। फिर इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है लेबर एक्सपेंसेस ऑफ द वर्कर्स, वो कहते हैं 16 लाख के टोटल खर्चे और ब्रैकेट में दिया 1 लाख
अनपेड, यानी कि 16 लाख में 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंसेस पेड हो या आउटस्टैंडिंग हो वो तुमने लेने हैं, यानी कि आप 16 लाख पूरे लेंगे। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्चे 5 लाख के हैं। इस पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट पे 7 लाख पे वो कहता है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड। पहले तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट मिला, भाई मैंने तो, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया तो मैंने आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना। 21,175 बेटा मैंने अभी बताया एस्केलेशन कॉस्ट में कुछ नहीं करना, क्योंकि कॉस्ट तो आपको दी हुई है ना, इसमें तो 8% का इंक्रीज ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा, इसलिए कॉस्ट को नहीं छेड़ना है, ये चीज का ध्यान रखना है। कॉस्ट को बिल्कुल टच नहीं करना है एस्केलेशन में, सिर्फ रेवेन्यू में ऐड करना है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अगर मुझे कहीं से कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला, अब मैंने कहा मैं आपके लिए प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैंने क्या करा, किसी ये कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई तू भी थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दे, मैं तुझे 7 लाख रुपए दूंगा। अब पॉइंट यहां पर क्या है, ये भी तो मेरा खर्चा ही है ना, तो इसलिए आप 7 लाख को देंगे। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडवांस पेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर, इससे कुछ लेना देना नहीं है। पॉइंट ये है कि आपने 7 लाख रुपीस दिए और वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आपने एक सब कॉन्ट्रैक्टर का सहारा लिया, तो ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में देखो मैंने कैसे करा है, कॉस्ट पहले मैंने कॉस्ट फाइंड करी, मटीरियल कॉस्ट मैंने कहा 4 लाख माइनस कर करके, ये जो खर्चा था मटेरियल इश्यूड 21 लाख के दिए हुए और 4 लाख के अनयूज्ड हैं, तो इसका मतलब 17 लाख का मटेरियल जो है यूज हुआ है। लेबर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड 16 लाख है, स्पेसिफिक कॉस्ट 5 लाख की, और ये सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो इसका मतलब अभी तक आपका खर्चा कितना लग चुका है, 45 लाख का खर्चा लग चुका है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है यहां पर फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट 35 लाख, तो 35 लाख का खर्चा आप इसमें और ऐड करेंगे तो 80 लाख आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। बाकी इसमें कुछ नहीं है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप निकाल सकते हैं, 45 लाख अभी तक कॉस्ट लगी है, 80 लाख जो है वो आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, 56.25% आपकी परसेंटेज आ रही है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा है कि कितना रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज करना है, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के बाद वैसे मैंने एक और क्वेश्चन यहां लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। मेन आपको ये 2 क्वेश्चन कर लेने हैं, आप पॉज करके कर सकते हैं। वैसे कोशिश करेंगे जिन जिन लोगों ने भी हमारे मटेरियल खरीदे, जो भी हमने एडिशनल क्वेश्चंस जैसे 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करें तो उसका भी हम आपको भेज दें, करेक्ट। या मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल में चलो डाल दूं, आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के इन दोनों क्वेश्चंस को कल 11 बजे के बाद डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये वाले 2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। अच्छा जी, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी स्टैंडर्ड के हैं वो मैं करूंगा। बीच में मैं कह रहा था कि मैंने एक सुपर एडवांस हाई लेवल का क्वेश्चन डाला हुआ था, कहां भाग गया बाबा, आजा यार फटाफट। हाँ जी, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन वैसे तुम्हारे लेवल से ज्यादा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन फिर भी जिसको करना है वो इसको कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, जिनको जाना है वो जा भी सकते हैं। अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैज फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 13,500। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक चीज मैं बता दूं, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि यार 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, करेक्ट। पहले तो 29 नहीं होते स्टैंडर्ड, इफेक्टिवली स्टैंडर्ड 27 है, क्योंकि जो 29 इश्यूड स्टैंडर्ड हैं उसमें से आपको मालूम है कि 2 स्टैंडर्ड यानी कि एक तो स्टैंडर्ड 6 और 8 जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुके। अब जब हम स्टैंडर्ड करेंगे तो कुछ स्टैंडर्ड जैसे कि AS3 है, जब मैं कैश फ्लो की क्लासेस लूंगा ये उसमें कवर होगा। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से AS14 अमालगमेशन में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, उसमें ऑलरेडी हम इनको कवर कर देंगे, यानी कि ये हम नॉर्मल उसमें करने की इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो आपका स्टैंडर्ड है 21, 23 और 27, जब मैं कंसोलिडेटेड के क्वेश्चन करूंगा AS21 के हिसाब से, उसी में हम इसको कवर करेंगे। यानी कि स्टैंडर्ड का जब पार्ट हम करेंगे तो इन चीजों को हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी स्टैंडर्ड्स हम करेंगे, लेकिन उसमें पहले इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? जिसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा 7 और 9 में से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, AS26 में से भी आए हैं, AS26 में से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, और उसके बाद AS19, 25, ये चैप्टर, इसके बाद इस सीक्वेंस में हम पहले करेंगे। एनीवे, अब मैं आता हूं
ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज ए फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 13,500। जरा ध्यान से इसको सुनना है, इसको मैं पहले हटा दूं। चलो भाई, 13,500 टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। नंबर वन, एक तो ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हमने एक रेलवेज के लिए एक टनल बनानी है। कहता है इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वाज 12,000। जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उस वक्त मैंने एस्टिमेट करा कि मेरा खर्चा जो आएगा 12,000 रुपीज का आएगा, करेक्ट। लेकिन बट हैज इंक्रीज टू 12,075 बाय द एंड ऑफ ईयर 1। लेकिन जब मैं ईयर 1 के एंड में पहुंचा तो मेरे को लगा कि मेरा खर्चा 12,000 का नहीं आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का। मेरे को लगता है मेरा खर्चा 12,075 का आएगा, करेक्ट। मेरा खर्चा 12,075 का आएगा। इज इट कराएंगे? हाँ जी, नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो होगा वो 26 करेंगे। किसी ने पूछा है तो मैंने कहा पहले बता दूं। लगता है कुछ बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान दे ले। मुश्किल जरूर है लेकिन हम आपको मुश्किल फील होने नहीं देंगे। इन ईयर टू रेलवे अथॉरिटीज अप्रूव्ड ए वेरिएशन resulting an increase in contract revenue of rupees 300 lakhs and estimated additional contract cost will be 225। अब देखो यहां पर क्या कहता है, ईयर 2 में रेलवे अथॉरिटी ने एक तो अप्रूव कर दिया वेरिएशन रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ऑफ रुपीज 300। यानी कि जब हम ईयर 2 में पहुंचे तो कॉन्ट्रैक्टी कंपनी ने, देखो जब यहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3,500 का था और यहां पर रेलवे अथॉरिटीज ने, जो कि कॉन्ट्रैक्टी कंपनी है, हमने उनको कहा होगा भी कुछ वर्किंग कंडीशन में चेंज आ गया है, तो उन्होंने 300 का इंक्रीमेंट अप्रूव कर दिया है, नंबर वन। और एंड एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट ऑफ 225, और 225 की कॉस्ट और बढ़ जाएगी, हमें ऐसा लग रहा होगा, ये भी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड तक तो मुझे लग रहा है इतना खर्चा होगा, अब मुझे लग रहा है इतना खर्चा और होगा। इज इट क्लियर? कहता है एट द एंड ऑफ ईयर 2 द कॉस्ट इनकर्ड इंक्लूड 200 lakhs फॉर द मटेरियल एट साइट टू बी यूज्ड फुल्ली इन ईयर 3। अब ये थोड़ा और कंफ्यूजिंग लग रहा है। वो क्या कह रहा है, जब मैं ईयर 2 के एंड में हूं तो जितना भी मेरा खर्चा लगेगा उस खर्चे के अंदर 200 लाख रुपए का ऐसा खर्चा होगा जो कि ईयर 2 में यूज नहीं होगा, वो ईयर 3 में जाएगा, वो खर्चा ईयर 3 में यूज होगा। ये क्वेश्चन के बारे में दिया है। अब क्वेश्चन ने आगे क्या लिखा है, आगे कहता है ईयर 1 में वो कॉस्ट इनकर्ड अप टू रिपोर्टिंग डेट। अब कॉस्ट इनकर्ड के बारे में उसने दिया हुआ है, वो कहता है ईयर 1 के एंड तक जो कॉस्ट लग चुकी है 3139 की लग चुकी है, ईयर 2 के एंड तक 9102 की कॉस्ट लग चुकी है, और ऑफ कोर्स ईयर 3 के एंड तक 12,300 की कॉस्ट लग चुकी है। जब मैं पहले साल में था मैं सोच रहा था 12,000 का खर्चा आएगा। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मुझे लगा 12,075 की टोटल कॉस्ट बनेगी। जब मैं ईयर 2 में पहुंचा तो मैंने अपनी कॉस्ट को 225 से और बढ़ा दिया, यानी कि 12,075 में 225 में ऐड कर दूं तो 12,300। मुझे लग रहा है अब इतना खर्चा आएगा। इज इट क्लियर टू यू? और पहले साल के एंड तक इतना खर्चा हो चुका है, दूसरा इतना हो चुका है, तीसरा इतना हो चुका है। एक और पॉइंट है कि जो सेकेंड ईयर की टोटल कॉस्ट है उसके अंदर 200 रुपए की कॉस्ट ऐसी है जिसका इस्तेमाल ईयर 3 में होगा। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए मुझे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखें ध्यान से। सबसे पहले तो इनिशियल अमाउंट रेवेन्यू का कितना है, 13,500। इससे पहले भी मैंने आपको एक बार ये चीज बताई थी कि पहले तो आप ये रेवेन्यू तीनों में बेहिचक लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ख्याल करना होगा। देखो मैंने क्या लिखा है, वेरिएशंस। 300 रुपए का रेवेन्यू ईयर 2 में बढ़ा दिया गया है, करेक्ट। तो इसका मतलब ईयर 1 में आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 13,500 है, लेकिन ईयर 2 में अब वो रेवेन्यू 13,800 का हो चुका है, और ऑफ कोर्स वो ईयर 3 में भी 13,800 का रहेगा क्योंकि कोई और वेरिएशन नहीं हुई है। रेवेन्यू को नोट करने के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अब मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर के एंड तक 3139 की टोटल कॉस्ट लग चुकी थी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 3139 की लग चुकी थी। इज इट क्लियर टू यू? अब मुझे ये बताओ
क्या तुम्हें क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर के एंड में फर्स्ट ईयर के एंड में टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमें क्या लग रहा है कितनी आएगी? 12,075। तो इस चीज को लिखने के बाद पहले आप ये लिखेंगे, करेक्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपको लग रहा है टोटल कॉस्ट 12,075 की आएगी, इतना खर्चा लग चुका है। तो इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब हो गया कि फर्दर कॉस्ट या और कितना खर्चा लगेगा? 8936 का लगेगा। अब मैंने यहां पर परसेंटेज कंप्यूट कर लिया। परसेंटेज कंप्यूट करने के लिए मैं क्या करूंगा? तो देखो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका खर्चा है और 13,500 में से माइनस करेंगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल सकता है। मैंने कहा उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब आपने 3139 जो अभी तक खर्चा लग चुका है और जो टोटल कॉस्ट होगी, तो 26% आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड कर ली। मेन इसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड करना है। यहां तक करने के बाद अब मैं सेकेंड ईयर में आता हूं। सेकेंड ईयर में मेरा रेवेन्यू 13,800 का है। टोटल कॉस्ट मैं बता चुका हूं कि 9,102 की लग चुकी है सेकेंड ईयर के एंड तक। और सेकेंड ईयर में मुझे लग रहा है कि टोटल खर्चा 12,300 का आएगा। इसका मतलब फर्दर कॉस्ट 3198 की है। वैसे मुझे उसकी जरूरत नहीं है फर्दर कॉस्ट की, मुझे तो यही देखना है कितना खर्चा लग चुका है और कितना टोटल कॉस्ट बनेगी। अगर आप टोटल कॉस्ट को रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट भी कंप्यूट कर सकते हैं। मैंने कहा उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर मैं आपसे पूछूंगा कि आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर मैं आपको बिना अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता तो 99% हो सकता है बच्चे ये बोलते सर अभी तक कॉस्ट 9102 की लग चुकी है और टोटल खर्चा 12,300 का है सेकेंड ईयर के एंड में, तो इन 200 करके आप मुझे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताते हैं। लेकिन यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सेकेंड ईयर में जो कॉस्ट लग चुकी है 9102 तो है, लेकिन उस कॉस्ट में से 200 रुपए ईयर 3 में यूज होंगे। तो इसलिए आपको 9102 में से 200 रुपीज माइनस करने पड़ेंगे और उसके बाद आप 12,300 से डिवाइड करेंगे, इन 200 करेंगे, तो 72.37% परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये इसमें एक मेन पॉइंट था। बाकी इसमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। 13,500 थर्ड ईयर में 13,800 कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। अब यहां टोटल कॉस्ट 12,300 की लग चुकी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो 12,300 डिवाइडेड बाय 12,300 100% काम हो गया। प्रॉफिट आप 1,500 निकाल सकते हैं। मेन परसेंटेज निकालने के बाद आप ये काम खुद आराम से कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन पॉइंट मुझे इसमें ये वाला बताना था। इज इट क्लियर टू यू? तो अपनी तरफ से किसी बच्चे ने बोला कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फॉर ईयर 1 13,510 नहीं है बेटा, ये किसने कहा है? ये 13,500 है, ये मैंने लिखा हुआ है ना 13,500। हो सकता है मैंने कहीं गलती से यहां कहीं ना लिख दिया हो, लेकिन वैसे 13,500 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से सकें। 13,500 रेवेन्यू है ईयर 1 में, ये लिखा हुआ है यहां पर। अगर इनकेस तुम्हारे नोट्स में कोई मिस्टेक होगी तो वो रेक्टिफाई भी कर लिया करो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 13,500 है, ठीक है।